चलिए, SM चैप्टर नंबर 3 का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये ऑडियो मैं अपनी PPT से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन केस आपके पास PPT नहीं है तो आप बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, सो मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए, इसका इंडेक्स क्या है, तो सर हम इस चैप्टर में समझेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, मेंडलोस मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और पोर्टर्स के मॉडल्स कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। चलिए, अब चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हमें करना पड़ता है। जब हमें स्ट्रैटेजी बनाना होता है तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्कैनिंग करनी होती है, ठीक है। अब सर, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सर, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे लोग, हमारे एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स बेसिकली, हमारा काम करने का तरीका, हमारी फ़िलॉसफी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी वैल्यूज़, हमारे एथिक्स, ये सारा क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखना है। सर, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब आपके लोग, लाइक एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, वो सारी चीज़ें। फिर आपकी फ़िलॉसफी, काम करने का तरीका, फिर आपके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे आप प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, कैसी फ़िलॉसफी है, कैसा आइडियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें। और इंटरनल एनवायरनमेंट सब्जेक्टिव होता है भाई। रिलायंस का इंटरनल एनवायरनमेंट अलग होगा, ITC का इंटरनल एनवायरनमेंट अलग होगा, ठीक है। सर, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, एक होता है स्टेक होल्डर, एक होता है शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब ये है सर, वो लोग, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनका आपकी कंपनी में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट है। और सर, शेयर होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर मतलब ओनर्स, पार्ट ओनर्स। सर, स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। चलिए, एक को समझा रहा हूँ। सर, एम्प्लॉयज़ का किस तरीके का इंटरेस्ट है? देखिए, एम्प्लॉयज़ चाहेगा कि आपकी कंपनी चलती रहे, कभी डूबे ना, क्योंकि अगर आपकी कंपनी डूब जाएगी तो एम्प्लॉय जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो वो हमेशा ये चाहेगा कि आपकी कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी ताकि उसका भी जो पे स्केल है वो बढ़े, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ स्टेक, ठीक है। ई स्टेक होल्डर्स विल बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो मैंने बोले आपको, जैसे अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी कंपनी कुछ बनाती है तो उससे स्टेक होल्डर इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो मॉडल है या कॉन्सेप्ट है मेंडलोस मैट्रिक्स। देखिए, मेंडलोस मैट्रिक्स में है क्या? ये स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। ये स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। देखिए, हम हर स्टेक होल्डर्स में इक्वली इंपॉर्टेंस प्लेस नहीं कर सकते हैं। हम हर स्टेक होल्डर पे इक्वल इंपॉर्टेंस प्लेस नहीं कर सकते हैं। कोई स्टेक होल्डर हो सकता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमारे शेयर होल्डर, हमारे गवर्नमेंट, और कोई स्टेक होल्डर हो सकता है हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जैसे बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया, न्यूज़पेपर, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मेंडलोस मैट्रिक्स में है क्या? ये स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर और इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, पहला जो ग्रुप है वो है कीप सेटिस्फाइड, दूसरा ग्रुप है की प्लेयर्स, तीसरा ग्रुप है लो प्रायोरिटी, और चौथा ग्रुप है कीप इन्फॉर्म्ड। सर, मेंडलोस मैट्रिक्स ने क्या 4 ग्रुप बनाया है? तो कीप सेटिस्फाइड, की प्लेयर्स, लो प्रायोरिटी और कीप इन्फॉर्म्ड। चलिए, वन बाय वन शुरू कर रहा हूँ। सर, कीप सेटिस्फाइड में कौन लोग आएंगे? कीप सेटिस्फाइड में वो लोग आएंगे जिनका पावर भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। आई एम सॉरी, पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट लो है, ठीक है, पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट लो है। सर, एग्जाम्पल बैंक्स, गवर्नमेंट, कस्टमर। अच्छा सर, बैंक का पावर कैसे ज़्यादा है? देखिए, बैंक का पावर ज़्यादा है, या आप एग्जाम्पल ले लीजिए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा है या कस्टमर का पावर ज़्यादा है। सर, कैसे इन लोगों का पावर ज़्यादा है? देखिए, समझिएगा, कस्टमर का पावर ज़्यादा है। सर, कैसे? कस्टमर ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हैं और एक ही दिन में आपकी कंपनी को गिरा भी सकते हैं। तो कस्टमर के पास वो पावर है। गवर्नमेंट ने एक केस आपके ऊपर किया या कुछ भी आपको डायरेक्शन दिया,
कि कल से आपकी कंपनी बंद तो बंद, मतलब एक तरीके से पावर है उन लोग के पास, ठीक है। बट इनका इंटरेस्ट लो होता है। सर इनका इंटरेस्ट लो क्यों होता है? देखिए कस्टमर है, तो कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ना है यार कि आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस की, आप क्या नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है, आप कितना टैक्स पे करते हो, आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, कस्टमर को नहीं मतलब है इतना, ठीक है। गवर्नमेंट को भी क्या मतलब है, ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब क्या है कि हमको टैक्स प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस गवर्नमेंट को यही मतलब है ना, ठीक है। तो ये सब इनका इंटरेस्ट लो होता है, ठीक है। दूसरे लोग है या दूसरा जो ग्रुप है वो है की प्लेयर्स। की प्लेयर्स में ध्यान रखिएगा, इनकी पावर भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल शेयर होल्डर्स, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इनका पावर या इंटरेस्ट ज़्यादा कैसे है? देखिए शेयर होल्डर के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि AGM में जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास होती है? शेयर होल्डर के पास। तो शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी के साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कंपनी को बेच भी सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट क्यों हाई है? वह उनकी रोजी रोटी डिपेंडेंट है, ठीक है। आप सोचो ना, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली हाई होगा। आप शेयर होल्डर कितना पैसा लगा रखा है कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी पे तो उसका इंटरेस्ट है ही है, ठीक है। कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका पैसा बढ़ेगा, उसका कैपिटल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर उसका पैसा रिस्क पे चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये है सेकेंड ग्रुप, ठीक है। थर्ड हमारा ग्रुप है लो प्रायोरिटी, मतलब इसमें पावर भी लो होती है, इंटरेस्ट भी लो होती है। जैसे एग्जांपल बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस। जैसे एग्जांपल मैं कर दूं, जैसे अगर कोई मीडिया वाला या कोई न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, वो बार बार दिखा रहा है कि कल से ये कंपनी बंद, तो क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। जब तक गवर्नमेंट ना बोले कि ये कंपनी बंद, ठीक है, तो मीडिया के बोलने से या बिजनेस मैगजीन पे चला देने से कंपनी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कल चल के कोई न्यूज़ में कोई जैसे कोई न्यूज़ चलती है कि ये XYZ कंपनी कल से बंद, तो कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। मीडिया के पास, न्यूज़पेपर के पास किसी कंपनी को बंद करने का पावर नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट भी इन लोगों का लो है। इंटरेस्ट लो क्यों है? क्योंकि इनको क्या फ़र्क पड़ना है आप कितना पैसा कमाते हो, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी क्या टाइमिंग है, इनको क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। तो बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस, ठीक है। उसके बाद है कीप इन्फॉर्म्ड। तो इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स आते हैं जिनका पावर लो है लेकिन इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है इंटरेस्ट हाई। जैसे एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ का पावर लो है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के कहने से कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ चाहे सर कल से ऑफिस का टाइम 10 से 6, उसके कहने से नहीं होगा, तो पावर लो है। इंटरेस्ट हाई है, ऑब्वियसली मैं आपको बोला ही, एम्प्लॉयज़ तो चाहेगा ही कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़े, कंपनी का टर्नओवर और बढ़े, ठीक है, वो तो चाहेगा ही, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है। एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट क्या होता है? हाई होता है। अब स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स बेसिकली वो सारे फैक्टर्स जो आपको डिफरेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर से। सो फिर से, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिफरेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर से, ठीक है। जैसे एप्पल और सैमसंग। एप्पल अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत पैसा लगाता है, अपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाता है, इनोवेशन में बहुत पैसा लगाता है, ठीक है। जैसे आपका मारुति और MG, ठीक है, MG की जो कार्स आती हैं, तो क्या डिफरेंस है? मारुति कॉस्ट पे बहुत फोकस करता है, ठीक है। मारुति का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का क्या मतलब है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करते हैं, ठीक है। जैसे मैगी है और आप यूपी ले लीजिए, तो क्या डिफरेंस है? मैगी का सर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, मैगी हर जगह बिकती है, यूपी हर जगह नहीं बिकती है। सर मैगी की पैकेजिंग बहुत रिच है, यूपी की पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है। सर टेस्ट और डेफिनेटली टेस्ट। तो कहने का क्या मतलब है, मतलब क्या ऐसी बातें हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है? इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स में क्या क्या चीज़ें बेसिकली आती हैं मोटा मोटी? तो इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट और चैनल, 5 चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट और चैनल, ठीक है। इंडस्ट्री और मार्केट, देखिए ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। सर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं मान लीजिए कंपनियां हैं, एक कंपनी है, ठीक है, वो जूता बनाती है, और भी 3-4 कंपनी है, बाकी कंपनियां वो भी जूता बनाती हैं। तो मैं इन सबको क्या बोल सकता हूँ? एक इंडस्ट्री है, ठीक है, फुटवेयर इंडस्ट्री है। जैसे मान लीजिए
5-6 कंपनियां हैं वो जूता बनाती हैं, तो मैं सबको क्या बोल सकता हूँ, ये एक इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री है। मार्केट का मतलब क्या हो गया, देखिए इंडस्ट्री और मार्केट में बड़ा कौन है, मार्केट बड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपके बायर एंड सेलर सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मार्केट में आपके बायर सेलर सब आ जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या है कि सिर्फ वो सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वो सारे प्लेयर्स हैं, वो सारे शॉपकीपर्स हैं, वो सारी कंपनीज हैं। बट मार्केट बड़ा टर्म है, ठीक है, इसमें बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिव पोजीशन। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्री, भाई मैं बोला सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू द इंडस्ट्रीज। बेसिकली इंडस्ट्री ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। देखिए स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग थोड़ा सा अच्छा भी कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा मैं कहूँगा, चलिए इसको समझते हैं एक बार। देखिए स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है, बेसिकली जैसे एक एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे हमें क्या करना है ना, हमें अपनी रिलेटिव पोजीशन समझनी है। हमें क्या समझनी है, अपनी रिलेटिव पोजीशन। जैसे मान लीजिए मैं OTT की बात करूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो उसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं। डिज्नी हॉटस्टार है, अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, जियो सिनेमा है, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जी है, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। अब नेटफ्लिक्स को अपनी पोजीशन समझनी है, तो कैसे समझेगा, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कोई भी 2 फैक्टर निकाल लेंगे, कोई भी 2 फैक्टर कि OTT प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या 2 फैक्टर हैं जो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग करता है। तो मान लीजिए प्राइस हो गया, ठीक है, आप बोल सकते हो कि क्या क्या उसमें प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों के बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में क्रिकेट भी आप देख सकते हो, मूवीज़ भी देख सकते हो, वेब सीरीज़ भी देख सकते हो, सीरियल्स भी देख सकते हो। लेकिन नेटफ्लिक्स पे आप क्रिकेट नहीं देख सकते, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स नहीं देख सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर हॉटस्टार पे हमारे पास ज़्यादा वैराइटीज़ हैं चीज़ें देखने की, और हॉटस्टार पे आप कार्टून्स भी देख सकते हो, ठीक है। पिक्सार के सारे कार्टून्स उस पर आते हैं डिज्नी हॉटस्टार पे, तो आपके पास वैराइटीज़ हैं काफ़ी। तो आप कोई भी 2 फैक्टर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्राइस और वैराइटीज़ पे, कि आप क्या क्या चीज़ें उस पर देख सकते हो, ठीक है। फिर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, जिसका अब ऑब्वियसली जिसका मार्केट शेयर बड़ा उसका सर्कल भी बड़ा होगा, ठीक है। तो तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग 2 फैक्टर निकालते हो कि क्या 2 फैक्टर हैं जो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को अलग करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कोई भी 2 फैक्टर आप निकाल लेते हो, उसको X एंड Y में प्लॉट कर देते हो, ठीक है, X एंड Y में प्लॉट कर देते हो। जैसे प्राइस और हो गया वैराइटीज़, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है। सर्कल जितना छोटा मतलब आपका मार्केट शेयर छोटा, सर्कल जितना बड़ा मतलब आपका मार्केट शेयर ज़्यादा। बस इतना ही समझिए। फ़िलहाल ऑडियो में तो मैं इतना ही कवर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब कस्टमर, अब ये समझिएगा कस्टमर्स क्या होते हैं या कस्टमर को समझना क्यों ज़रूरी है। देखिए मैं आज BMW की बात करूं, ऑडी की बात करूं, तो BMW, ऑडी, इनके कस्टमर कौन है। ऑब्वियसली थोड़े से प्रीमियम क्लास के लोग हैं, बड़े क्लास के लोग हैं। लेकिन मैं मारुति की बात करूं या फिर टाटा की बात करूं, तो इसमें थोड़े मिडिल क्लास के लोग आ जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि BMW के कस्टमर और मारुति के कस्टमर अलग है। और आदमी मतलब जो कस्टमर है वो उस कंपनी को उसी नज़र से देखता भी है, ठीक है। अब जो BMW के जो कस्टमर हैं उनकी एक्सपेक्टेशन BMW से कुछ और होगी। मारुति के जो कस्टमर हैं उनकी मारुति से एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी। अब मान लीजिए मारुति ने कल चल के 2 करोड़ की गाड़ी निकाल दी, तो नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा भाई, आपका कस्टमर बेस ही अलग है, मारुति का कस्टमर बेस ही अलग है, ठीक है। और कस्टमर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेस अलग है। आप ज़्यादातर मिडिल क्लास कस्टमर को केटर करते हो, ठीक है। लेकिन वही बात सुनो BMW की, अब BMW कल चल के निकाल दे 5 लाख की गाड़ी या 2 लाख की गाड़ी, भाई उसका मार्केट ख़राब हो जाएगा पूरा,
क्योंकि उसने एक मार्केट रेपुटेशन बना रखी है, ठीक है। उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो सोचेंगे भाई तो BMW कर क्या रहा है, हमारी रेपुटेशन क्यों गिरा रहा है, क्योंकि हम तो 1 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहे हैं, अब तो 5 लाख की गाड़ी बना रहा है, तो हमारा रेपुटेशन क्या रह जाएगा, ठीक है। तो मार्केट शेयर गिर जाएगा BMW का। तो कहने का क्या मतलब है, आपको अपने कस्टमर्स को भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स आपसे चाह क्या रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ें बेहतरीन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में कि जैसे आपका प्रोडक्ट और बिके, मतलब क्या पैकेजिंग आप दो उसको, उसकी शेप डिज़ाइनिंग पे आप फोकस कर सकते हो, उसकी ब्रांडिंग पे फोकस कर सकते हो, उसकी वारंटीज़ एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे आप अपने कंपटीशन के ऊपर जीत हासिल कर सको, ठीक है। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, कई सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला है सोशल मार्केटिंग। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे मान लीजिए लिखा है क्विट स्मोकिंग, ठीक है। कोई भी बैंक का नाम है, ठीक है, ऊपर लिखा है क्विट स्मोकिंग और नीचे बैंक का नाम है, तो ये सोशल मार्केटिंग है। मतलब कंपनी का नाम भी प्रमोट हो रहा है और एक सोशल मैसेज भी जा रहा है। उसके बाद है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। देखिए ऑगमेंटेड मार्केटिंग का आपको एग्जांपल दिया था कि हम कुछ एडिशनल फीचर्स दे रहे हैं एट एडिशनल कॉस्ट, कुछ एडिशनल फीचर्स दे रहे हैं एट एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में बेसिकली मतलब क्या है कि जब दुकानदार आपसे डायरेक्टली बात करे या कंपनी वाला डायरेक्टली आपको कॉल करे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक से फ़ोन आया कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, सर आपको ये चाहिए क्या। मतलब बेसिकली क्या है ना कि डायरेक्टली आपको कॉल आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। या फिर आप किसी शॉप में जाओ, जो मालिक है शॉप, जो दुकान का मालिक है वो खुद आपसे डील कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या मतलब है कि बेसिकली हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनसे हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था इंडिगो एयरलाइंस क्या करती है, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो स्पेशल लॉन्च ऑफ़र करती है, ठीक है, कि आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जोमेटो है, जोमेटो क्या करती है, जो उनके फ्रिक्वेंट बायर्स हैं, जो उनके मतलब जो रेगुलर कस्टमर हैं जोमेटो के, उनको वो वाउचर्स देती है, ठीक है, कैशबैक देती है, ठीक है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है जोमेटो। तो ये सारे क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग है। नेक्स्ट है सर्विसेज मार्केटिंग। सर्विसेज मार्केटिंग में क्या है, आप अपनी सर्विस मार्केट कर रहे हो। मैं एक प्लम्बर वाला हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं एक कुरियर बॉय हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप अपनी सर्विस मार्केट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया सर्विस मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग, जैसे मोदी जी, राहुल गांधी, ये सब पर्सन मार्केटिंग में आ गया, ठीक है। ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ये अपनी मार्केटिंग क्यों करते हैं, ताकि लोगों का परसेप्शन चेंज हो उनके प्रति, ठीक है, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो उनके प्रति। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था आईटीसी का। आईटीसी हर प्रोडक्ट, जो भी आईटीसी का प्रोडक्ट बिकता है तो उसका जो भी पैसा आता है आईटीसी के पास, उसका कुछ हिस्सा वो एक तरीके से चैरिटेबल काम के लिए यूज़ करती है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अब ये आईटीसी ये सब क्यों दिखा रही है, ठीक है, इसको क्यों एडवर्टाइज़ कर रही है, ताकि लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो टुवर्ड्स आईटीसी, ठीक है। जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स आईटीसी वो चेंज हो। जैसे आईटीसी अगर ये चीज़ दिखा रही है कि हम हर प्रोडक्ट पे क्या करते हैं कि हर 2 रुपये 5 रुपये हम चैरिटेबल काम में उसको देते हैं, ठीक है। तो एक लोगों का होता है ना चरित्र, लोगों का जो व्यू है, ठीक है, वो चेंज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग मैंने आपको लिखवाया था, जैसे गो गोवा, गो गुजरात, तो ये सब चीज़ें क्या है, प्लेस मार्केटिंग है। एनलाइटेड मार्केटिंग, जैसे हल्दीराम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है एनलाइटेड मार्केटिंग में, कि आप कुछ ऐसी मार्केटिंग कर रहे हो जिससे बेसिकली आप कस्टमर को बता रहे हो अपनी हिस्ट्री, अपना बैकग्राउंड, ठीक है, हर एक चीज़ अपने बारे में बता रहे हो कि आपने कैसे शुरुआत किया, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, आपके क्या क्या फेलियर्स थे, क्या क्या, ये सारी चीज़ें। तो मतलब एक तरीके से आप कस्टमर को एनलाइटन कर रहे हो अपने बारे में बता के, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल मार्केटिंग मैंने आपको बोला था, जैसे HUL है, तो HUL के कई सारे साबुन आते हैं, ठीक है। तो HUL हर अपने अपने साबुन का ऐड अलग तरीके से चलाता है। जो उसके महंगे वाले साबुन है, ठीक है, उसके कस्टमर ऑडियंस अलग है, ठीक है, उसका ऐड का मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाता है ऐड उसका। जो HUL के जो सस्ते वाले साबुन है, ठीक है, उसका आप देखो ऐड ही कुछ और हो जाता है, उसका कस्टमर फोकस ही कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सिनेमा में क्या होता है कि
वीक डेज़ में बिल्कुल डिमांड रहती ही नहीं है, ठीक है। पाँच छः लोग ही बस मूवी देखने जाते हैं वीक डेज़ में। वीकेंड्स में क्या होता है, भरा पड़ा रहता है, हाउसफुल रहता है, ठीक है। तो सिनेमा वालों को बड़ा ख़राब लगता है कि भाई 5 दिन तो डिमांड है ही नहीं, ठीक है, और 2 दिन तो मतलब पूरा हाउसफुल रहता है, ठीक है। अब 5 लोगों के लिए पूरा एक तरीके से एसी चलता है, 5 लोग के लिए प्रोजेक्टर चल रहा है, तो एक तरीके से अनयूज्ड कैपेसिटी रह जाती है, आइडल कैपेसिटी रह जाती है। तो फिर सिनेमा वालों ने क्या किया, वीकेंड्स का प्राइस डबल कर दिया और वीक डेज़ का प्राइस हाफ कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वीकेंड से लोग धीरे धीरे शिफ्ट होंगे वीक डेज़ पे। तो इससे क्या होगा, जो उनकी आइडल कैपेसिटी थी, ठीक है, जो उनकी अनयूज कैपेसिटी थी, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेगी, ठीक है, रेगुलर होने लगेगी, नॉर्मल होने लगेगी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव सिर्फ अपना आंवला जूस मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दंत कांति है, एलोवेरा जूस है, देसी घी भी आता है, शहद भी शायद आता है, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव सिर्फ अपना आंवला जूस एक तरीके से मार्केट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड मार्केटिंग। मतलब हम सिर्फ कई प्रोडक्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड मार्केटिंग। लास्ट है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास डिमांड रेगुलर है, हमारे पास डिमांड रेगुलर है, बट किसी किसी दिन इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीके से हम कुछ ऐसा ऐड चला रहे हैं, कुछ ऐसा मार्केटिंग कर रहे हैं कि जिससे जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है तो लोग एक तरीके से अपने आप को रेसिस्ट करें, ठीक है, उस दिन लोग घर से ना निकलें, ठीक है। उस दिन थोड़ा सा मैं भीड़ कम करना चाह रहा हूँ। जैसे पार्क्स वगैरह में क्या होता है, ठीक है, किसी तरीके के पार्क्स में क्या होता है कि वीकडेज़ में क्या होता है, वीकडेज़ में तो एक तरीके से ठीक है नॉर्मल भीड़ होती है, ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन वीकेंड्स पे अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, एकदम क्राउडेड हो जाता है पार्क, ठीक है। तो उसमें चोरी होने के चांसेस और वेस्टेज होने के चांसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, तो इस वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ओनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो सैटरडे संडे पार्क की टाइमिंग कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम पर फैमिली सिर्फ 2 ही पर्सन अलाउड है, कि ज़्यादा भीड़ ना हो बेसिकली पार्क में, ठीक है। इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग करना। हम क्या कर रहे हैं, हम तरीके से डिमांड रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं डिमांड को, बस उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको शिफ्ट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ओवरफुल डिमांड है, ठीक है। अच्छा, अब चैनल्स। तो चैनल्स बेसिकली सर वो माध्यम, वो तरीका जिससे हम अपने गुड्स को या प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, तो 3 तरीके के चैनल्स हैं, पहला सेल्स चैनल, दूसरा प्रोडक्ट चैनल, तीसरा सर्विस चैनल। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सर सेल्स चैनल क्या होता है, सेल्स चैनल वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ बोट की, ठीक है, तो अगर आपको बोट का प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हो, बोट की अपनी वेबसाइट है वहाँ से ख़रीद सकते हो, आप क्रोमा से ख़रीद सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सब सेल्स चैनल हैं। मैं बात करूँ आईफ़ोन की, तो आईफ़ोन के अपने स्टोर हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। सेम वही फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, आप क्रोमा में जाके ख़रीद सकते हो, रिलायंस डिजिटल में जाके आप ख़रीद सकते हो। तो ये सारे सेल्स चैनल हैं। प्रोडक्ट चैनल की बात करूँ तो वो ज़रिया जिससे गुड्स आप तक पहुँचाया जाता है, जिससे गुड्स आप तक पहुँचाया जाता है, जैसे डिलीवरी बॉय, कुरियर कंपनी, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस कर दिया, सिर्फ प्लेस करने से आपके पास नहीं आ जाएगा, ठीक है, बीच में कुरियर कंपनी आती है, ठीक है, वो आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट चैनल, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट चैनल। सर सर्विस चैनल का मतलब क्या होता है, सर्विस चैनल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने गुड्स खरीद लिया, ठीक है, आपके पास गुड्स आ भी गया है, बाद में आपको कुछ शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है, ढंग से प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, तो आप उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर में कॉल कर सकते हो, ठीक है, किसी बंदे को बुला सकते हो रिपेयरिंग के लिए। तो ये सारे सर्विस चैनल्स हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विस चैनल। जैसे इट रिफर्स टू द एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली
ये सर्विस ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये कब आता है, जब आपका प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम है। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी में कुछ खराबी है, गैरेज आप ले जा सकते हो, सर्विस सेंटर में ले जा सकते हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सर्विस चैनल बोलते हैं। अब कोर कॉम्पिटेंसी और एक और कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए इसका डिफरेंस समझिएगा। सबसे पहली बात, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। देखिए कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग कर रहा है, दोनों ही आपको आपके कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल क्या दिया था, जैसे इंडिगो, एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिगो नंबर 1 पे है और उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या था, इंडिगो की चीपर फ़्लाइट्स है और फ्लाइट्स भी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। आप हर 1-2 घंटे में उसकी फ़्लाइट्स आप पकड़ सकते हो। फिर इंडिगो कभी मिस नहीं करता अपना स्केड्यूल, बहुत स्केड्यूल्ड फ़्लाइट होती है उसकी। तो ये सारे रीज़न हैं इंडिगो के मार्केट शेयर ज़्यादा होने में या उसके सक्सेसफुल होने में। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे वो आज नंबर 1 बना हुआ है। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो सारी बातें जिससे आज आप सक्सेसफुल हो और आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर रहे हो। और मान लीजिए कई सालों तक अगर इंडिगो इसको मेंटेन करता है और इस तरीके से मेंटेन करता है कि कोई कॉम्पिटिटर इसको रेप्लिकेट ना कर सके, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ना बना सके और इसको चुरा ना सके, तो वो क्या बन जाती है, कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। मैं आपको कोर कॉम्पिटेंसी का एग्जांपल दूंगा। जैसे बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में इकलौता है, उसके जैसा कोई है नहीं, और दूसरा बुर्ज खलीफा बनाना नामुमकिन है। जैसे पाम जुमेरा दोबारा नहीं बन सकता या उसके जैसा नहीं बन सकता है। पाम जुमेरा समुद्र में बना हुआ है। और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आईफोन जैसा कोई नहीं बन सकता। तो कहने का क्या मतलब है, कोर कॉम्पिटेंसी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्किल्स है जो आपके पास है बट किसी और के पास नहीं है और किसी और के पास हो भी नहीं सकता है। देखो अगर कोई चीज़, अगर जैसे मेरे पास जो है बाकी बंदा भी उसको एक्वायर कर सकता है, तो इसका मतलब आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है वो बाकी पास हो ही नहीं सकता है, उसको क्या बोलते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी। तो ये डिफरेंस है। सीके प्रहलाद गैरी हैमेल ने कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट एडवोकेट किया था। ध्यान रखिएगा, सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमेल ने कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट एडवोकेट किया था। कॉम्पिटेंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा ओके। तो कोर कॉम्पिटेंसी वही होता है, नॉलेज, स्किल्स, फैसिलिटीज टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस कोर प्रोडक्ट्स। These are created by superior integration of technological, physical, human resource. Our core competency is core competency for a firm is whatever it does best. Core competency क्या होता है, वो सबसे बेस्ट क्या करती है, ठीक है, सबसे बेस्ट। क्राइटेरिया क्या है कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने का, तो वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। मतलब कोर कॉम्पिटेंसी बनाने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए। जैसे बुर्ज खलीफा, आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब कस्टमर उसकी वैल्यू करे। रेयर होना चाहिए, ठीक है, मतलब रेयर, जैसे आईफोन रेयर होना चाहिए। कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब जल्दी कोई इसको कॉपी ना कर सके, या कॉपी करने जाए तो बहुत खर्चा लग जाएगा। कॉस्टली टू इमिटेट, जैसे मारुति है, तो मारुति जैसा सस्ती कार कोई नहीं बना सकता है। जैसे चाइना मार्केट है, कॉस्टली टू इमिटेट। या फिर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, जैसे पाम जुमेरा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पाम जुमेरा इकलौता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है। अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी बनाना है तो आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करे, आपका प्रोडक्ट रेयर है, इकलौता है। तीसरा कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब उसका बेसिकली उसको कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। और चौथा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब इकलौता है, ठीक है। चलिए, तो ये था रिवीजन का पार्ट 1, ठीक है।